हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड पिच फैक्टर। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 4 पोल्स हैं, तो इन 4 पोल्स में किसी भी नॉर्थ और साउथ के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री का, है ना। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इस एंगल को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एंगल। ये होता है मैकेनिकल एंगल। तो थीटा एम, तो वो नॉर्थ और साउथ के बीच में कितना है? 90। देखिए इलेक्ट्रिकली नॉर्थ और साउथ 180 डिग्री के शिफ्ट पर होते हैं, तो इलेक्ट्रिकली वो एंगल कितना हो गया? तो इलेक्ट्रिकली अगर नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है, तो इस एंगल को हम लोग 180 डिग्री बोलेंगे। ओके, तो नॉर्थ से साउथ जाने के लिए 180 डिग्री एंगल इलेक्ट्रिकल होता है। तो अब इसको मैकेनिकल एंगल को इलेक्ट्रिकल एंगल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? उसका फॉर्मूला है थीटा ई इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल इनटू नंबर ऑफ पोल्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, एंड ऑल इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस आर डन इन इलेक्ट्रिकल एंगल और यूजिंग इलेक्ट्रिकल एंगल। तो जब भी आपके पास एंगल की बात आएगी तो वो हमेशा इलेक्ट्रिकल एंगल की बात होगी। और मैकेनिकल एंगल को इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने देख लिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है? तो अगर आप किसी भी मशीन के स्टेटर को देखें, तो स्टेटर में अगर हमें वाइंडिंग करनी हो तो एक ही स्लॉट पर हम सारी वाइंडिंग नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ से यहाँ वाइंडिंग कर दें, अगर ऐसे ही सारी वाइंडिंग करनी पड़े तो एक तो अंडर यूटिलाइजेशन होता है स्टेटर का, मतलब आप स्टेटर को पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा कि आप अगर इन्हीं 3 स्लॉट में सारी वाइंडिंग कर देंगे तो यहाँ पर एक अनइवन सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट पेरीफेरी को यूज़ करना है, मतलब आपको पूरे के पूरे सर्कुलर जो स्टेटर है उसके हर एक पॉइंट को यूज़ करना है। तो आप क्या करते हैं? उसमें एक स्लॉट्स बनाते हैं, तो स्लॉट्स पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्लॉट का एक पर्पज़ तो क्या हो गया? पूरे के पूरे स्टेटर को यूटिलाइज करना। तो लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स आर रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग ईएमएफ। तो दूसरा कारण क्या हो गया कि एक ही कॉइल से तो सारा ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ के लिए कम से कम आपको 2-3 कॉइल तो रखनी पड़ेगी। अगर 11 केवी का जनरेटर है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा टर्न्स होंगे, तो उन्हें एक ही स्लॉट में भी नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए भी हमें स्लॉट ज़्यादा चाहिए, और स्लॉट ज़्यादा चाहिए तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना स्लॉट्स को हमारा एक कंपल्शन भी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन करने से हमारा क्या फ़ायदा या नुकसान होता है। तो सबसे पहले इस बात को समझना है कि जो स्लॉट्स हैं, मान लीजिए 48 स्लॉट्स हैं, तो 48 स्लॉट्स अगर पूरे स्टेटर में हैं तो वो सभी स्लॉट्स हर फेज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है स्लॉट पर पोल पर फेज़, यानी कि हर पोल के लिए, हर फेज़ के लिए कितना स्लॉट अवेलेबल है, उसको किससे डिनोट करते हैं? एम से। तो एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि एम इज इक्वल टू स्लॉट्स पर पोल पर फेज़। ओके, तो ये एक चीज़ हमें पता चल गई। दूसरा होता है कि जो स्लॉट्स हैं वो कितने एंगल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि एक स्लॉट यहाँ है, दूसरा स्लॉट यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा? उसे हम बोलेंगे गामा। तो ये होता है एंगल बिटवीन स्लॉट्स, और ये एंगल किस में होगा? इलेक्ट्रिकल में होगा। ये इलेक्ट्रिकल एंगल है। तो नॉर्मली अगर एंगल निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? 2 पाई, मतलब कि टोटल सर्कुलर एंगल कितना होता है एक सर्कल का, ये एक सिलेंडर का? 2 पाई मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल हो गया, तो उसे टोटल नंबर ऑफ स्लॉट से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 स्लॉट के बीच का एंगल। लेकिन ये जो एंगल आया ये मैकेनिकल एंगल है। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम? इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू पाई पोल बाय 2, जैसे कि अभी हमने सीखा था। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो अब चलते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब अगर हमें देखा जाए तो हमने माना कि 3 कंडक्टर हैं आपके पर, मतलब 3 स्लॉट्स पर फेज पर पोल आपके होते हैं। एक एग्जांपल में हमने ले लिया, तो इन तीनों की लोकेशन अलग है। तो अगर इन तीनों की लोकेशन अलग है तो इन तीनों में अलग अलग टाइम पर ईएमएफ जनरेट होगा। अगर ये तीनों एक साथ होते
इस तरीके से, तो तीनों में एक साथ ईएमएफ जनरेट होता है और एक ही मैग्नीट्यूड का जनरेट होता है। तो उस केस में तीनों की ईएमएफ को ऐड करना आसान होता है। तो टोटल ईएमएफ आपका क्या आ जाता, E1 E प्लस E प्लस E मतलब 3E। सिंपल था क्वेश्चन। लेकिन क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तीनों में, तो तीनों में अलग अलग ईएमएफ आएगा। तो वो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए एक E1 होगा, वो एक उसका एक अपना अलग एंगल होगा, एक E2 होगा उसका एक अलग एंगल होगा, और एक E3 होगा उसका एक अलग एंगल होगा। ये तीनों जो ईएमएफ हैं ये आपका एडअप जब करेंगे तो इस वाले केस से अगर तीनों साथ में होते कंडक्टर, तो उस वाले केस में जो ईएमएफ जनरेट होता उससे ये कम होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक हमारा क्या डिमेरिट है कि हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ है वो हमारा कम हो जाता है। लेकिन फ़ायदा क्या है कि हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्लॉट्स, हम पूरे पेरीफेरी को यूज़ भी करते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्लॉट्स भी ला सकते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंडक्टर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो वो फैक्टर क्या कैसे काउंट होता है, ई मतलब कि 3 डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करने के बाद जो टोटल ईएमएफ आया, और नॉर्मली अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग नहीं करते तो क्या ईएमएफ आता। तो उन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं, उन दोनों के रेशो को बोलते हैं हम के डी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। उसका एक्सप्रेशन है ये साइन एम, एम क्या है आपका, एम आपका है स्लॉट पर पोल पर फेस। ठीक है, साइन एम गामा बाय 2, गामा क्या है, 2 स्लॉट के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल, डिवाइडेड बाय एम साइन गामा बाय 2। ओके, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अब क्या हो जाएगा आपका 4.44 के डी एक फैक्टर आ गया है अब। तो इस के डी फैक्टर की वजह से अब हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा। लेकिन इसके फ़ायदे हमने क्या देखे हैं, हो भले ही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कम है, लेकिन हमने पेरीफेरी को यूज़ करके और ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंडक्टर को इन हाउस करके स्टेटर में हमने उसको ओवरकम कर लिया उस डीमेरिट को। तो अब चलते हैं पिच फैक्टर की तरफ। तो पिच फैक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें पिच को समझना होगा। तो स्टेटर में जिस पॉइंट पर हमारे कंडक्टर्स एंटर करते हैं और एग्ज़िट करते हैं, उस पॉइंट को मान लीजिए यहाँ से कंडक्टर एंटर कर रहा है और यहाँ से कंडक्टर एग्ज़िट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है अगर इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री है, क्योंकि ये नॉर्थ के सामने है और ये साउथ के सामने है, तो ये इलेक्ट्रिकली कितने डिग्री का एंगल हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इज़ कंसिडर्ड एज फुल पिच। तो 180 डिग्री को हम फुल पिच कहते हैं। ओके, लेकिन अगर ऐसा ना करते हुए हम कंडक्टर को यहाँ से इनपुट करें और उसको यहाँ पे आउट करें, तो वाइंडिंग हमारी कैसे होगी, इस तरीके से वाइंडिंग हमारी होगी। तो इस केस में कंडक्टर स्टार्ट तो नॉर्थ के सामने से कर रहा है लेकिन एंड साउथ के सामने नहीं कर रहा है। तो ये जो एंगल हमारा बना, ये एंगल, ये जो हमने शॉर्ट किया एंगल, इसको हम कहते हैं शॉर्ट पिच्ड। ठीक है, और इस शॉर्ट पिच करने की वजह से क्या होता है, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होता है। लेकिन इसके फ़ायदे क्या होंगे वो हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फुल पिच में ईएमएफ क्या होता है। तो ए कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ ई ए होगा और ए डैश कंडक्टर में माइनस ई ए होगा। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक ही कॉइल है, तो एक ही कॉइल है तो ये दोनों का एडिशन सिंपल एरिथमेटिक एडिशन होगा। इसमें मान लो 5 वोल्ट हुआ, इसमें 5 वोल्ट हुआ और इसमें भी 5 वोल्ट हुआ, क्योंकि सेम कॉइल है तो ये दोनों ऐड होंगे। तो टोटल हो जाएगा 2EA। तो 2EA या एग्जांपल के तौर पे जो हम 5 वोल्ट ले रहे थे, तो टोटल हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल एरिथमेटिक एडिशन हुआ फुल पिच में। अब जब हमने शॉर्ट कर दिया ऐसे, तो इसमें तो E डेवलप हो रहा था, लेकिन इसमें E डेवलप नहीं हुआ क्योंकि ये पोल के सामने नहीं है, ये पोल से थोड़ा सा दूर है। तो इसमें कुछ कम डेवलप होगा, तो उसे हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कुछ अलग एंगल के साथ ये EA डैश हमारा बना, ये हमारा EA डैश कुछ अलग एंगल के साथ बना। तो ओवरऑल जो हमारा EMF होगा वो जाहिर सी बात है एरिथमेटिक सम से कम होगा। ठीक है, तो हमारा पिच फैक्टर क्या होता है, शॉर्ट पिच में इंड्यूस्ड EMF
डिवाइडेड बाय फुल पिच में इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है cos थीटा बाय 2, जहाँ थीटा एंगल क्या है आपका कि कितने डिग्री से हमने शॉर्ट किया पिच को, मतलब कितने डिग्री से हमने कॉइल को कम किया, ठीक है। और ये एंगल कौन सा है, ये हमेशा इलेक्ट्रिकली एंगल की बात हो रही है, कहीं पे भी मैकेनिकल एंगल की बात नहीं हुई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट पिच। तो अब सवाल ये आता है कि अगर शॉर्ट पिच हमने कर दिया तो शॉर्ट पिच का फ़ायदा क्या है। तो शॉर्ट पिच का ये फ़ायदा है कि हम पर्टिकुलर हमारे जो ईएमएफ्स इंड्यूस होते हैं वो हमेशा साइनोसॉइडल नहीं होते, उनमें हमेशा कुछ ना कुछ ईएमएफ आता है या उसमें कुछ ना कुछ हाई फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ आता है। जैसे मान लीजिए ये इसके साथ साथ थर्ड हार्मोनिक भी आ गया, तो ये हमारा टोटल कैसा बन जाएगा, जो हमारा फाइनल बनेगा इन दोनों का एडिशन, तो एक्चुअल हमारा इस टाइप से कुछ ग्राफ आएगा। तो ये प्योर साइन नहीं है, और क्योंकि ये प्योर साइन नहीं है, ये आपका प्योर साइन नहीं है, तो उसको प्योर साइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम किसी तरीके से थर्ड हार्मोनिक को हटा दें, ठीक है। तो थर्ड हार्मोनिक को हमें हटाने के लिए हम पिच, ऐसी पिच रखेंगे जो हमारा पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है के डी इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय 2। तो थर्ड हार्मोनिक के लिए हमारा थीटा क्या होगा, एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ हार्मोनिक, ठीक है। तो इसका एक्चुअल फार्मूला क्या है, कॉस एन थीटा बाय 2। तो थर्ड हार्मोनिक के लिए एन क्या होगा 3, एन होता है नंबर ऑफ हार्मोनिक, ठीक है, इनटू अगर मैं 30 डिग्री से शॉर्ट कर दूं, ठीक है, 60 डिग्री से शॉर्ट कर दूं बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 का था 0। तो यानी कि थर्ड हार्मोनिक के लिए के डी की वैल्यू 0, के पी की वैल्यू, पिच फैक्टर की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर 0 हो गई तो आपका ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है आपका जो भी कांस्टेंट 4.44 इंटू के पी इंटू के डी एंड एफ एन फाई, ठीक है। तो अगर के पी आपका 0 हो गया तो आपका ईएमएफ थर्ड हार्मोनिक के लिए क्या हुआ 0, ठीक है। तो इस तरीके से के पी की वैल्यू को हम 0 करके उस पर्टिकुलर हार्मोनिक को इंड्यूस होने ही नहीं देते। तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारा जो साइनस, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो प्योर साइन वेव हो जाएगा, क्योंकि उससे हमने थर्ड हार्मोनिक डिलीट कर दी, डिलीट इन द सेंस कि उसे हटा दिया, उसे इंड्यूस ही नहीं होने दिया, ठीक है। तो अब करते हैं कि फाइनली हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू हमारा 4.44 इंटू के पी के डी और एफ एन पर फेस नंबर ऑफ टर्न और फाई, ठीक है। इसमें से अगर हम ध्यान से देखें तो के पी और के डी कॉन्स्टेंट है, तो इन दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ, के वाइंडिंग, तो इन दोनों को मैं के वाइंडिंग बोल दूंगा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चंस में अलग अलग पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं दिया रहता, लेकिन उन्होंने वाइंडिंग फैक्टर दिया रहता है। तो वाइंडिंग फैक्टर को आप रिप्लेस कर सकते हैं के पी के डी से, या के पी के डी को रिप्लेस कर सकते हैं वाइंडिंग फैक्टर से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगले लेक्चर में हम लोग इन्वर्टेड वी कर्व पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।